हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल एग्जाम तौर में। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग का एग्जामिनेशन की तैयारी जोरों से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। इंटर परीक्षा 2022 के लिए आज हम लोग फिजिक्स का 100 प्रश्न देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स इसी वीडियो से फिक्स हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे फिजिक्स का 100 निचोड़ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और हम लोग का जो है सीरीज चल रहा है दोस्तों, फिजिक्स का 300 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसका ये पार्ट नंबर 4 है। आज हम लोग 100 में 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स फिक्स हो जाएगा इसी वीडियो से। अगर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग कवर कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को शेयर कर देना है आपको और चैनल पे को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए क्लास 12 के तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं 82 10 48 91 71 करके। यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग पीडीएफ को इजीली जो है परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो में अंत तक देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको खुद पता होना चाहिए और खुद भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, वह है ध्वनि तरंगे। यानी प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, ये तीनों विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और ध्वनि तरंगे जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स का निचोड़ लिया गया है इस वीडियो में, 100 प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात B/E का मात्रक होता है। आपको बताना है चुंबक क्षेत्र जिसे हम लोग B कहते हैं और विद्युत क्षेत्र E के अनुपात B/E का मात्रक क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों सेकेंड मीटर इन्वर्स, यानी SM मीटर इन्वर्स करके आपको याद रख लेना है, जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीटा किरणें विक्षेपित करती है या बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बीटा किरणें जो विक्षेपित होती है वह चुंबक तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चुंबक तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है बीटा किरणें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कूलम आवेश ESU होती है तो 3 × 10⁻9 होती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो 1 कूलम आवेश ESU कितना होता है, 3 × 10⁻9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो सतह के लंबवत होती है, आपको पता होना चाहिए। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, सतह के लंबवत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलम बल होता है। कूलम बल होता है तो कूलम बल जो होता है, केंद्रीय बल और विद्युत बल, ये दोनों बल होता है कूलम बल, आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। तो चांदी करके आपको याद रख लेना है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान होता है। तो कार्बन प्रतिरोध का हरे रंग का कोड का मान होता है 5। 2021 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत कम होता है। ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह बहुत कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किलोवाट घंटा जिसे हम लोग KWS से निरूपित करते हैं, उसका मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा करके आपको याद रख लेना है, ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉन्डुलन कितने प्रकार का होता है। तो मॉन्डुलन 4 प्रकार का होता है। इसका प्रकार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है कि कौन कौन सा प्रकार का नाम आपको बता देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी स्टूडेंट के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉन्डुलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। तो बी मॉन्डुलन करके आपको याद रख लेना है, जो कि मॉन्डुलन के विपरीत प्रक्रिया को हम लोग बी मॉन्डुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश
तरंग जिसे हम लोग स्काई वेव का संचार आधारित है, आकाश तरंग स्काई वेव का संचार आधारित है, तो आयन मंडल द्वारा परावर्तन के द्वारा जो है आकाश मंडल का संचारण आधारित है। किस पे? आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न फर्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि दशमिक संख्या 25 का द्विधारी संख्या होता है, यानी दशमिक संख्या जो 25 है उसका बाइनरी में कन्वर्ट करना है, द्विधारी में संख्या में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस तरह का एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो देखिए आपको सिखा देता हूँ, बहुत काफ़ी शानदार तरीका से, बस याद रखिएगा। तो 25 को आप इस तरह से लिख लीजिएगा, तो यहाँ से फिर इस तरह से आप लाइन खींच दीजिएगा, 2 से भागा लगाइएगा। ठीक है, बाइनरी में कहेगा तो 2 से भागा लगाना है, तो 2 से भागा लगेगा कितना मतलब 12 मतलब लगेगा, 12 दूनी 24, शेषफल कितना बचा 1, यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा। फिर 2 से भागा लगेगा कितना में लगेगा 6 मरतबे, तो यहाँ लगाए और 6 दूनी 12, शेषफल कुछ भी नहीं तो 0। फिर 2 से भागा लगाइएगा कितना मतलब 3 मरतबे, 3 दूनी 6, शेषफल कुछ नहीं तो 0। फिर 2 से भागा लगेगा कितना आएगा 1 मरतबा लगेगा, शेषफल 1। बस मेरा हो गया, यहाँ तक आ जाना चाहिए। इसके बाद फिर यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर की ओर आप इसका वैल्यू जो लिख दीजिएगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया 1 1 0 0 1। ठीक है, ये इस पर बेस में 2 होता है। ठीक है, आप समझ गए, यानी 25 का जो बाइनरी नंबर कन्वर्ट करके आएगा 1 1 0 0 1 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ठीक है, सी ऑप्शन में दे रहा है तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। कुछ नहीं करना है, आपको जो भी संख्या दिया रहेगा ठीक है उसको इस तरह से लिख लेना। इसके बाद आपको 2 से भागा देते जाना है और शेषफल जो आएगा इसको इधर लिख देना है, और मेरा जो है कितने मतलब लग रहा है वो बीच में लिखते जाना है, और शेषफल आएगा इधर लिखना है, और जो वैल्यू भागा दिख आएगा वो शेषफल को आप इधर नीचे से ऊपर क्यों लिख दीजिएगा, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो देखिए इसको हम चेक करने के भी रूल आपको बता देते हैं। 1 1 0 0 1 इतना आया है, इतना आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे 2 थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 1 1 0 0 1 इतना है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2 2 2 2। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 और 4 इस तरह से लिख लीजिएगा। 0 को पहले फटाक दिया काट दीजिएगा। ठीक है, और 2 का पावर 0 कितना होता है, 2 का पावर 0 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, प्लस फिर 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है, फिर प्लस 2 का पावर 4 कितना होता है मेरा 16 हो जाता है। तो इसको पूरा ऐड कीजिए, कितना आ रहा है 16 16 4 20 और 5 25। ठीक है, तो मेरा 25 फाइनल आंसर आ जा रहा है, मैंने 25 आ जा रहा है कैलकुलेट करके। तो मेरा यानी जो हम इस निकाले हैं जो बाइनरी, ये मेरा सही चेक हो गया। ठीक है, इस तरह से आप चेक करके देख सकते हैं। मैंने करे मतलब जो रहेगा लिख लीजिएगा, उसके बाद 0 वाला को फटाक दे काट दीजिएगा, बाकी जो है बाकी ये सब प्लस करके मैंने लिख दीजिएगा। ठीक है, मेरा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि प्रकाश है तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, लैब को बैक्टीरिया मुक्त रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैब को बैक्टीरिया मुक्त रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह पराबैंगनी किरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पराबैंगनी किरण, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि एक्स किरणें के गुण वैसे ही हैं जैसे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न डिस्कस किए प्लीज आप अंत तक बने रहिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा एक्स किरणें का गुण वैसे ही है जैसे अल्फा किरणें के, बीटा किरणें के, गामा किरणें के या कैथोड किरणें। तो एक्स किरणें का गुण वैसे ही है जैसे कि गामा किरणों के। ठीक है, गामा किरणों के, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, गामा किरणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर में कह रहे कुंडली में अपने धारा के कारण ही विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना कहलाता है। कुंडली में अपने ही धारा के विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना कहलाता है, तो स्व प्रेरण कहलाता है, सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा तुल्य होते हैं, इनमें सही संबंध होता है, तो E = mc²। ठीक है, E = mc² करेक्ट रिलेशन है। ठीक है, आप इस रिलेशन को याद रखिएगा, E = mc², और ये फार्मूला जो दिए थे आइंस्टीन ने दिए थे। ठीक है, E = mc², कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दे रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन आवेश रहित है, अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन, प्रोटॉन। तो आवेश रहित यानी इस पर कोई चार्ज नहीं, कौन है, तो फोटोन होता है। ठीक है, फोटोन, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, फोटोन। अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा कण पर नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन फोटोन पर जो होता है कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, शानदार ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया गया, इसमें से आपको काफी क्वेश्चन लड़ने वाला है। ठीक है, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिए, और सभी को काफी कहने मतलब आप फटाफट याद कर लीजिए। कह रहा है प्लांक नियतांक का मान होता है, कितना होता है, तो 6.626 × 10⁻⁻34
जूल सेकंड होता है। ठीक है, वैल्यू का दाम आप याद कर लीजिए, यह इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। आप देखिए यहाँ पे प्लांक नियतांक का ये वैल्यू हो गया और ये जूल सेकंड यूनिट हो गया और इसका जो डायमेंशन पूछा जाता है ml² T⁻⁻1। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। 3 में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर में करा कि फोटो सेल आधारित है। फोटो सेल आधारित है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, फोटो सेल आधारित है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में करा कि जब परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है तो कहलाता है। यानी परमाणु संख्या जो एटॉमिक नंबर है वह जो है समान है लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न भिन्न होता है तो कहलाता है समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, समस्थानिक, अगर परमाणु क्रमांक समान रहेगा और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न रहेगा तो समस्थानिक कहलाता है। लेकिन समभारिक जो हो गया, परमाणु संख्या जो होगा, परमाणु संख्या मैंने भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अगर सेम हो तो वह जो होता है समभारिक कहलाता है। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा, इससे भी आप काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में जरूर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कही जाती है। वह घटना जिसमें कह रहा है कोई भी कण, मतलब ये धातु का सरफेस है, ठीक है, इससे प्रकाश पड़ता है जिससे इलेक्ट्रॉन इमिटिएट होने लगता है। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में करें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने क्वांटम सिद्धांत पर किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या किसने किया, जो क्वांटम सिद्धांत पर किया? तो रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड, पहला ऑप्शन रदरफोर्ड दे रहा है, दूसरा में ओम दे रहा है, तीसरा में आइंस्टीन दे रहा है, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो यह आइंस्टीन ने किए थे। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है क्वांटम सिद्धांत पर आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, व्याख्या किए थे जो आइंस्टीन ने किया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने क्वांटम सिद्धांत पर किया? रदरफोर्ड ने, ओम ने, आइंस्टीन ने, इनमें से कोई नहीं। तो आइंस्टीन ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या जो किए थे क्वांटम सिद्धांत पर किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में करें, इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्ध्य होता है? यानी कौन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें जो है सबसे मिनिमम वेवलेंथ होता है? तो वह गामा किरण का। ठीक है, गामा किरण का जो वेवलेंथ होता है वह सबसे कम होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में करें कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, अनुदैर्ध्य होता है, अनुप्रस्थ होता है, प्रगामी तरंग होता है, इनमें से कोई नहीं। तो वह अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, अनुप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग मान का अनुपात है। तो देखिए पहले कह रहा है शिखर मान। ठीक है, तो आप रिलेशन जानते हो IRMS बराबर I नोट बटा के √2 जानते हो। ठीक है, तो पहले शिखर मान कह रहा है तो पहले शिखर मान को रखेंगे, उसके बाद IRMS को रखेंगे। ठीक है, बराबर इसको अगर करने मतलब इसको अगर इधर ले गए, उधर ले गए, इसको इधर लेके आए और इसको जो है उधर ले चल गए तो कितना हो गया? √2 हो गया। तो मेरा I नोट बटा के IRMS बराबर जो आ गया वो √2 आ गया। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन में। ठीक है, बी ऑप्शन में, यानी प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान पहले रख लिए और वर्गमूल औसत वर्ग मान बाद में रखे, उसका जो वैल्यू आया कितना आ गया? √2 आ गया। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि अपचाई यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि अपचाई स्टेप डाउन कह रहा है ना, तो स्टेप डाउन जो होगा उसमें करने मतलब वोल्टेज को कम करेगा, तो वह प्राइमरी साइड में जो होगा नंबर ऑफ वायर का रोटेशन ज्यादा होगा। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाए। प्राइमरी साइड, NPO का प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। ठीक है, करने का मतलब नंबर ऑफ वायर का प्राइमरी साइड में जो होगा ज्यादा होगा स्टेप डाउन में, लेकिन यही स्टेप अप में ये वाला हो जाएगा। ठीक है, स्टेप अप में ये वाला हो जाएगा। आप दोनों याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में आएगा। स्टेप डाउन हो गया तो वह हो जाएगा NP ग्रेटर देन NS, और स्टेप अप जब हो जाएगा तो NS ग्रेटर देन NP हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में करें कि लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? तो वह ऊर्जा के। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ऊर्जा के। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त होने का जो लाल रंग दिखाई पड़ता है वह जो है स्कैटरिंग के कारण दिखाया जाता है। ठीक है, स्कैटरिंग के कारण यानी छितराव के कारण। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सही संबंध है? निम्नलिखित में कौन सही संबंध है? तो μ = 1/sin c, 1
1/sin c, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू 1/sin c कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दे रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। म्यू इक्वल टू 1/sin c यह मेरा करेक्ट रिलेशन है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर, अंत तक बने रहिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, बस कम समय में आपको दम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, बस लास्ट तक बने रहिएगा। वैद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का मात्रक, तो वैद्युत आर बराबर क्या जानते होंगे, रो एल वाई के ए, ठीक है। तो हम रो बराबर क्या लिख सकते हैं, आर ए बटा के एल लिख सकते हैं। तो रो का मेरा आर का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। एम्पियर यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया, एम्पियर नहीं एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ का मीटर हो गया, तो मीटर से मीटर कट गया तो मेरा कितना ओम मीटर आ गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। यानी आर बराबर जो होता है रो एल वाई से निकाल लिया हमने, कितना आ गया, ओम मीटर आ गया। यानी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर का है पतले प्रिज्म में, पतले प्रिज्म में तो डेल एम बराबर म्यू माइनस 1a होता है, ठीक है। डेल एम बराबर पतले प्रिज्म में जो रिलेशन करेक्ट रिलेशन होता है म्यू माइनस 1a होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन को याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेल एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में करेक्ट संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। कह रहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो वह उल्टा और बड़ा बनता है, ठीक है, उल्टा और बड़ा बनता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, उल्टा और बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका आवर्धन क्षमता m1 और m2 है, तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी कह रहा है कि जो है इसका सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो m1 इंटू m2 हो जाता है, ठीक है। तो मेरा डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता m1 m2 है, तो सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता होगा वह m1 इंटू m2 हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगा, तो 2 डायोप्टर दिया हुआ लेंस की क्षमता दिया, तो पी बराबर जानते हो कि 1/f होता है, ठीक है, 1/f। अगर इसी को ये मीटर में हो गया, अगर इसको सेंटीमीटर में करते हैं तो 100/f हो जाता है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में हो गया, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। पी बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो 2 डायोप्टर लिखेंगे और एफ इधर भेज देंगे, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 100/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिएगा कितना आएगा 50 आ जाएगा, तो यानी 50 सेंटीमीटर मेरा आंसर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। यहाँ पे एक पार्ट याद रखना के लिए है, उत्तल लेंस अगर दिया रहेगा, अगर मान लिया आपको उत्तल लेंस दिया रहेगा तो उसका जो फोकस दूरी होता है पॉजिटिव होता है, या उसका पावर ऑफ लेंस भी पॉजिटिव होता है, लेकिन अवतल लेंस रहेगा तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। फोकस दूरी भी नेगेटिव और उसका पावर भी नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों आप याद रखिए, उत्तल का पॉजिटिव और अवतल का नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर का स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ने से फ्रिंज की चौड़ाई, स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी अगर इंक्रीज होता है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो आभासी और सीधा होता है, ठीक है, आभासी और सीधा। तो सॉरी ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, आभासी और सीधा। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर में कह रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, किस कलर के लिए जो होता है तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जो होता है सबसे अधिक होता है, लाल का, पीला का, नीला का, या इनमें से कोई नहीं, तो वह लाल कलर का जो तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ होता है सबसे अधिक होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर सबसे कम पूछा जाता तो मेरा नीला हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक पूछा जा रहा है तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर में कह रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है तो 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल के बराबर होता है, ठीक है। 1.6 से इंटू 10⁻−19 जूल के बराबर, तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन में दे रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान, तरंगदैर्घ्य यानी आप वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं तो अपवर्तनांक का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, तो वह घटता है, ठीक है, घटता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छी तरह से इससे याद कर लीजिएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर कह रहा है कि एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो परिवर्तन नहीं होता है इसके, कहने मतलब एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो परिवर्तन नहीं होता है, आयाम में नहीं होता है, तरंगदैर्घ्य में नहीं होता है, वेग में नहीं होता है, या आवृत्ति में होता है, आवृत्ति में नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो परिवर्तन नहीं होता, वह आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, आवृत्ति में। लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गया, आप एक बार इसे जरूर देख लीजिए। इसमें जो भी कहने का मतलब आपके लिए एकदम एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं। कह रहा है कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है,
जो प्रकाश का जो साबुन का बुलबुला जो होता है प्रकाश में जो है रंगीन प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? तो प्रकाश के व्यतिकरण से, ठीक है, प्रकाश के व्यतिकरण से। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, प्रकाश के व्यतिकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में करें कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा है कौन? तो देखिए ए ऑप्शन कर रहा है, बी ऑप्शन भी कर रहा है, सी ऑप्शन भी कर रहा है, लेकिन डी ऑप्शन जो है निरूपित नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप डी ऑप्शन याद रखिएगा, IR² जो होता है निरूपित नहीं करता है, इसलिए मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में कह रहा है कि यदि दो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी 2D हो और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो, तो स्रोत से पर्दे की दूरी d हो, तो फ्रिंज की चौड़ाई बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? लैम्डा d बटा के 2D होता है, ठीक है, लैम्डा d बटा के 2D होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में? ए ऑप्शन में दे रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। फ्रिंज की चौड़ाई बराबर जो होता है लैम्डा d बटा के 2D होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा है कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। किसी अवरोध की कोर से जो प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है या व्यतिकरण कहलाता है? तो विवर्तन कहलाता है, ठीक है, विवर्तन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में कह रहा है कि फटाफट आपको दम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको रिवीजन करा देना है दोस्तों, प्लीज आप किसी तरह से इसे याद जरूर कर लीजिएगा। प्रकाश के तरंग के अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रकाश कि किस क्रिया द्वारा दिखाया जाता है? यानी प्रकाश जो तरंग है अनुप्रस्थ प्रकृति का, वह प्रकाश की किस क्रिया द्वारा दिखाया जाता है? तो वह ध्रुवन की क्रिया द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है, ध्रुवन की क्रिया द्वारा। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ध्रुवन की क्रिया, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है कि किसी प्रतिवर्ती धारक का समीकरण आई इतना दिया हुआ, तो धारक का जो है आवृत्ति पूछा जा रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। तो आप रिलेशन जानते हो ओमेगा इक्वल टू 2πf। यह भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओमेगा बराबर कितना हो गया? साइन पाई हो गया, ठीक है, और 2 पाई हो गया और एफ मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये पाई से पाई कैंसिल, ये इतना कट गया, कितना मतलब 50 मीटर। तो एफ बराबर मेरा 50 साइकिल पर सेकंड आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन में दे रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। एफ बराबर कितना आ गया? 50 साइकिल पर सेकंड, यानी हर्ट्ज में भी रह सकता है, ठीक है। तो मेरा जो हो गया सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। यह फार्मूला आप याद रखिएगा, ओमेगा का वैल्यू जो हो गया, ये वाला वैल्यू साइन के बगल वाला जो वैल्यू होता है 100 पाई ओमेगा का वैल्यू है, 2πf निकालना है। तो मेरा सी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है कि निर्वात एवं हवा में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, यानी निर्वात और हवा में जो विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है कि और गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आज से देखिए गेट से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सभी आपको हम रिवीजन करा दे रहे हैं। और गेट का बुलियन व्यंजक होता है, तो देखिए पहले आपको याद रखना है, आपको ट्रिक बता रहे हैं एंड का, ठीक है, AND। डी से क्या होता है? डॉट होता है, यानी डी से देखिए डी किस तरह से लिखा था? इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो सिंबल होगा इस तरह से आप याद रखिएगा, A B, और यह मेरा आउटपुट हो गया A डॉट B, ठीक है। Y बराबर जो हो गया आउटपुट क्या? A डॉट B। ए एंड का डी की तरह जिसका सिंबल होगा तो वो एंड गेट का सिंबल होगा, और यहाँ पे जो हो गया डी से डॉट समझिएगा, डॉट जिसमें रहेगा वो एंड गेट का बुलियन व्यंजक होगा। लेकिन और गेट का पूछा जा रहा है, और देखिए और गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है। और गेट का यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी इस तरह से देते हैं, तो इसका जो आउटपुट होगा वो A प्लस के B आता है, ठीक है। तो देखिए मेरा कौन सा ऑप्शन में y बराबर A प्लस B, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप एंड का याद रखिएगा, आप किसी का भी याद रख सकते हैं, ठीक है। डी से डॉट हो गया, तो डॉट जिसमें रहेगा वो एंड गेट का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस साइन जो है और के लिए रहता है, ठीक है। इसका सिंबल भी आप याद रखिएगा, सिंबल भी पूछा जाता है। और नॉट गेट जो होता है सिंपली इसका जो होता है सिंबल जो होता है इस तरह का होता है, ठीक है। यानी ये दे रहे हैं तो यह जो A के पावर वार निकल के आता है, ठीक है। आप ये भी याद रखिएगा। तो मेरा यहाँ पे 38 नंबर के कौन सा और गेट के लिए कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर 39 में कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का बीमा, यानी डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो इसका जो होता है ML² A के पावर -1 T के पावर -2 होता है, ठीक है। ये आप डायमेंशन याद रखिएगा, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यह जरूर पूछा जाएगा, इससे प्लीज इसे आप याद रखिएगा। और इसका जो मात्रक होता है वह वेबर होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, तो यहाँ से कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में कह रहा है कि
एल आर परिपथ में प्रतिबाधा होती है। एल आर परिपथ में जो प्रतिबाधा होती है वो क्या होता है, तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के अंडर रूट होता है। ठीक है, तो कौन ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। प्रतिबाधा जो होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर के एल स्क्वायर के अंडर रूट होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के अंडर रूट, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर में करें, कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर रहेगा। तो देखिए कह रहा है कि लाल रंग का, तो आपको ट्रिक क्या बताए थे, बी बी रोए जीबी के लिए। ठीक है, ये ट्रिक आपको बताए थे याद करने के लिए। तो यहाँ पे नंबरिंग शुरू कर दीजिए 1 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे रेड कलर के लिए कर रहा है, तो देखिए कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका गुणांक पूछे, अगर गुणांक पूछे तो 10 का पावर 2 हो जाएगा, यानी जो भी आपका कोड रहेगा उसी को 10 का पावर में लिख दीजिएगा, तो वह गुणांक हो जाएगा उस कलर का। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर 42 में कह रहा है कि तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता का मान होगा। यानी 3 संधारित्र जो है उस सभी का कैपेसिटी C दिया हुआ है, उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो परिणामी यानी C इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जो कह रहा है तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1 + C1 + 1/C2 + 1/C3 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। तो मेरा जो कितना हो जाएगा 1/C + 1/C + 1/C। तो इसको अगर आप पे करने का मतलब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो मेरा हो जाएगा C हो गया 1 + 1 + 1, तो मेरा कितना आ गया 3/C। ठीक है, और मेरा C इक्विवेलेंट है तो इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा CY3 आ जाएगा। ठीक है, CY3, तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, CY3। आपको जस्ट फार्मूला याद रखना था, फार्मूला पर उसको सोल्यूशन कर दीजिएगा, मेरा आंसर आ जाएगा CY3, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर 43 में करें, किसी प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I = इतना दिया हुआ है, तो धारा का मूल औसत RMS वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए RMS वैल्यू बराबर रिलेशन जान रहे हैं, I RMS बराबर जो होता है वो I नोट बटा के √2 होता है। ठीक है, तो देखिए I नोट का वैल्यू ये 200 जो है I नोट का वैल्यू होता है, कितना आ गया 200 बटा के √2। इसी को अगर आप प्रेशराइजेशन करते हैं कितना आ रहा है √2 गुने √2 गुने √2, तो ये दोनों जो गुना होकर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा कितना बनता है 100 मरतबे, तो 100 √2 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में डी ऑप्शन में दे रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट हो जाएगा। इससे भी एक न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर रहेगा, प्लीज आप इसे अच्छे तरह से जरूर बनाइएगा, क्योंकि 1 नंबर यहाँ से आपको कंफर्म है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अंत तक बने रहिएगा, बस आपको कम समय में ज़्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा है, बस अंत तक आप बने रहिएगा। कह रहा है कि अल्फा कण है, अल्फा कण जो है वह क्या है, तो हीलियम न्यूक्लियस है। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, हीलियम न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर में कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, किसी इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का मान होता है वो क्या होता है, तो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का जो मान होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी आपको बता देना है 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में जो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछे तो यह वैल्यू आप याद रखिएगा, इतना इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर चार्ज पूछे तो कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, आप दोनों याद रखिएगा, दोनों आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर कह रहा है कि तप्त तार अमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का, तो वह मूल औसत वर्ग को मेजर करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, मूल औसत वर्ग धारा को। ठीक है, तप्त तार अमीटर जो मेजर करता है मूल औसत वर्ग धारा को मेजर करता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर कह रहे चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट का SI मात्रक होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का SI मात्रक होता है, तो वह एम्पियर मीटर होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा, तो एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर आप मेरा SI मात्रक से संबंधित अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां पे जाकर आप देख लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी SI यूनिट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी आपको उसमें दिए हुए, प्लीज आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर 48 में कह रहा है कि प्राथमिक रंग का उदाहरण है, प्राथमिक रंग का उदाहरण कौन होता है, तो वह लाल हरा नीला होता है। ठीक है, लाल हरा नीला, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, लाल हरा नीला। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। और दोस्तों मेरा अगर और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं आप उसे देख सकते हैं, अन्यथा आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गया, तो प्लीज आप उसे जरूर देख लीजिएगा। और मेरा टॉप 100 जो फिजिक्स का टॉप 100 क्वेश्चन है उसे भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें टॉप 100 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही आपको प्रोवाइड किया गया है और उसमें काफी
अच्छा तरह से बताया गया है, तो प्लीज़ आप उसे जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49 नंबर पे। 49 नंबर में कह रहा है कि एल आर परिपथ में पावर फैक्टर होती है। एल आर परिपथ में जो पावर फैक्टर होती है वो क्या होता है, तो आर बटा के आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के अंडर रूट होता है। ठीक है, पावर फैक्टर जो होता है ये होता है, कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, बी ऑप्शन में दे रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ये आर बटा के आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के अंडर रूट, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर कह रहा है कि यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो tan डेल्टा का व्यंजक होता है, तो वह बीवी बटा के बी एच होता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, tan डेल्टा और जो होता है बीवी बटा के बी एच होता है, तो कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दे रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ये रिलेशन बीवी बटा के बी एच याद रखिएगा, tan डेल्टा बराबर यही होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। 51 में कह रहा है कि किसी धारा की आवृत्ति समय के साथ परिवर्तन होता है। किस धारा का जो आवृत्ति है समय के साथ परिवर्तन होता है, तो वह प्रतिवर्ती धारा का। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा का जो है समय के साथ परिवर्तन होता है। ठीक है, आवृत्ति। लेकिन दिष्ट धारा का जो होता है, डायरेक्ट करंट का जो होता है, आवृत्ति जो है समय के साथ चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन प्रतिवर्ती धारा का जो होता है आवृत्ति चेंज करते रहता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। 52 में कह रहा है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। विद्युत हीटर में किस मैंने जो तार का प्रयोग किया जाता है वह किस तत्व का रहता है, तो नाइक्रोम के तार का रहता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, नाइक्रोम का तार का। टंगस्टन जो होता है, बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का होता है, मैंने बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है उसमें जो है टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन विद्युत हीटर में जो होता है वह नाइक्रोम का तार का यूज किया जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। 53 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है आवेश का, विभवांतर का, धारा का या ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक है वह ऊर्जा का है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ऊर्जा का। दोस्तों इसे प्लीज अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी हेल्प मिले। प्लीज आप शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह टॉप 60 क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो इससे प्लीज आप टॉप 60 क्वेश्चन अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी मदद मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर में कह रहा है कि एक्स किरणें जो होती है तो वह प्रकाश के वेग से चलती है। ठीक है, प्रकाश के वेग से चलती है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। एक्स किरणें जो होता है प्रकाश के वेग से चलती है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परमाणु और न्यूक्लियस के आकार का अनुपात होता है, तो वह सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, 1,00,000 अनुपात 1 होता है। ठीक है, परमाणु और न्यूक्लियस के आकार का जो अनुपात होता है वह 1,00,000 अनुपात 1 होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में कह रहा है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो वह इलेक्ट्रॉन होता है। गतिशील कण जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। प्लीज़ दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, और शेयर दोस्तों प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, ताकि उन्हें भी, क्योंकि अब समय कम है, प्लीज़ दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उन्हें भी मदद मिले। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में कह रहा है कि किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो न्यूक्लियस के जो होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है। ठीक है, जेड बराबर जो होता है पी होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या जितना होगा उतना ही क्रमांक संख्या होगा। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या बराबर जो होता है वह जो होता है परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। और जो द्रव्यमान संख्या होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग का बराबर होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को संख्या अगर सम कीजिएगा तो वह द्रव्यमान के बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का है, किस रंग के लिए फोटोन का ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। किस फोटोन ऊर्जा का जो मान होता है वह जो होता है किस कलर के लिए सबसे कम होता है। तो देखिए आप रिलेशन क्या जानते हो, E=hc/λ, आप ये रिलेशन जानते होंगे। ठीक है, यानी जिस कलर का लैम्डा यानी वेवलेंथ अधिक होगा उसका एनर्जी का मान वह कम होगा। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि रेड कलर का जो होता है वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, तो वेवलेंथ रेड कलर का सबसे अधिक हो गया तो एनर्जी उसका सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं, किस रंग के लिए जो है फोटोन का ऊर्जा जो होगा का मान जो होगा न्यूनतम होगा, तो लाल रंग का जो होता है लैम्डा का वैल्यू सबसे अधिक होता है, तो मेरा उसका जो होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो मेरा ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उसका जो होगा सबसे कम होगा। और बैगनी कलर के लिए जो होगा सबसे अधिक हो जाएगा फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, बैगनी कलर के लिए जो फोटोन की ऊर्जा सबसे अधिक हो जाएगा, आप याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में कह रहा है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है, तो इक्वल टू क्या होता है hc के लैम्डा, जस्ट अभी बताया। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दे रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। यहाँ पे h भी रह सकता है, ठीक है, आप गड़बड़ाइएगा नहीं, h भी रह सकता है, तो मेरा जो हो गया बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर में कह रहा है कि
डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो यह जो 4 ऑप्शन दिया वो इसमें क्या आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्लीज़ दोस्तों सभी प्रश्न को हम बताएं, आप इस प्रश्न को आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या